नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपनों ने शुरू किया था छंद टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और अपन सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों के आधार पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर छंदों की बेसिक बातें अपन कर रहे थे। उसमें से अपनों ने देखा कि छंद कहते किसे हैं, छंदों के प्रकार कितने होते हैं और जितने प्रकार होते हैं यानी 2 प्रकार के जो छंद होते हैं उनमें अपनों ने मात्रिक छंदों में देखा कि भाई मात्राओं की गणना की जाती है, वार्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। ये दोनों चीजें अपनों ने देख ली थी। गणना किस प्रकार से की जाती है? वर्णों में आप सिर्फ और सिर्फ व्यंजनों को गिनेंगे, मात्राएं कहीं प्रभावित नहीं होगी और प्रत्येक व्यंजन एक ही होगा। तो गुरु और लघु का चक्कर वर्णों में नहीं होता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एक वर्ण को एक एक में गिना जाएगा, जबकि मात्राओं में लघु गुरु का होता है। छंद पढ़ते हैं तो गणों की संख्या भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, गणों के लक्षण भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो गण का परिचय भी छंद पढ़ने से पहले अपने को देखना है। तो देखिए, यदि अपन गणों की संख्या की बात करें या गणों की पहचान की बात करें तो इसके लिए छंदों में जो गण होते हैं उनका एक सूत्र होता है, यह मा ता राज ये सूत्र है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी गण कितने माने गए हैं संख्या में? 8 माने गए। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि आपने वर्ण तो ज्यादा लिख दिए, वर्ण तो 10 है परंतु मैंने वर्णों की संख्या 8 ही बताई है। तो देखिए, ये 2 जो वर्ण है लगा, ये इनके सहयोग के लिए, क्योंकि स का सहयोग लगा से लिया जाएगा तो इसलिए इनकी संख्या होती है। अब अपन बात करते हैं कि इनकी गणना किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गण जो है वो इन्हीं के नाम से जाने जाएंगे। कैसे? य के नाम से यगण, माँ के नाम से मगण, ता के नाम से तगण, रा के नाम से रगण, जय के नाम से जगण। यानी आप यूं नहीं करेंगे कि यह है तो यगण, माँ है तो मगण, नहीं, तागण रागण नहीं, यानी ए की मात्रा से गणना होगी। यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण। इस प्रकार से गणों की गिनती होगी या गणों को बोला जाएगा। अब यहाँ पर यदि अपन मात्राओं की बात करें तो सबसे पहला हमारा गण कौन सा आता है? यगण आता है ना। तो अपने को यहाँ पर ये सूत्र आवश्यक हो जाता है याद करना। कैसे? क्योंकि अब पूछ लिया जाता है कि भाई यगण में कितनी संख्या होगी या कितनी मात्राएं होगी। तो सबसे पहले तो अपने को देखना होगा कि यह से शुरू करके और 3 अक्षर कहां पर हो जाते हैं। तो यह, मैं और तय 3 अक्षर यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो यगण का मतलब 3 अक्षर, तो 3 अक्षर तक अपने को यहाँ पर चलना है। अब यहाँ पर क्या क्या है? यह मा ता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब अपन मगण बोल रहे हैं तो यम मैं तय र यमतर क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ये मात्राओं का सूत्र है। कैसे? अब यहाँ पर यगण का क्या बन गया? यमाता बन गया, यानी य की 1 मात्रा, और क्योंकि इसमें ए स्वर है, ए की 1 मात्रा होती है, और माँ की 2 मात्रा गुरु हो जाएगी और ता की भी 2 मात्रा। यदि आपसे यूं कह दिया जाए कि भाई इस छंद में अंत में यगण होगा तो इसका मतलब 1 लघु और अंत में 2 गुरु की मात्राएं उसमें आनी आवश्यक है। इसलिए गणों को पहचानना बहुत ही आवश्यक मान लिया जाता है। और यदि आप फिर से बोल रहे हो मात्राओं की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, लघु जो स्वर होते हैं ना, लघु स्वर, या फिर मैं यूं कहूं कि मूल स्वर, मूल स्वरों की मात्रा सदैव 1 मानी जाएगी। कौन कौन से होते हैं मूल स्वर? ए ई उ और री। ये 4 मूल स्वर होते हैं, इनकी मात्रा 1 मानी जाएगी, बाकी कोई भी मात्रा आ जाए वो 2 मानी जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे ए की मात्रा है तो ए की 1
आप यहाँ पे आ है तो दोनों के दोनों गुरु हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर मात्राएं कितनी आ गई, 2 2 4 और 5, ये 5 मात्राएं आ जाएगी। ठीक है, तो यगण और यगण में कितनी मात्राएं, 5। क्यों? क्योंकि यमाता यहाँ का सूत्र बन जाता है। और सामान्यतः यहाँ पर मात्राएं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि यगण में एक लघु और बाद में 2 गुरु। ये भी नहीं कि उल्टा पुल्टा कर दो, आप पहले गुरु कर दो बाद में लघु कर दो बाद में गुरु कर दो, नहीं, ये यूं का यूं इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए। लघु गुरु गुरु यानी अंत में लघु गुरु गुरु आने चाहिए। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले गण की। अगला गण मैं नाम से है तो मगण हो जाएगा, मगण। अब मगण में मात्राओं की गणना करने के लिए मैं से शुरू करो और 3 तक चलो। अब यहाँ पर कौन कौन है, मा ता रा, मा ता रा है। अब देखिए माँ भी गुरु, ता भी गुरु और रा भी गुरु। आपसे कहीं पर छंद में बता दिया जाए कि भाई वहां पर मगण आएगा तो इसका मतलब 3 गुरु आएंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, ये एक छंदों को समझने की शब्दावली है, छंदों का एक प्रमुख लक्षण है, जो बेसिक चीज है। यदि अपनों ने ये नहीं समझा तो अपन आगे छंद नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए अपन बेसिक चीजें सारी की सारी देख लेते हैं। मगण हो गया, उसके बाद ये मैं, उसके बाद कौन आ रहा है, तगण। तो तगण में देख लेते हैं। अब तगण में क्या होगा, अब तगण में देखने के लिए अपने को तय से आगे 3 चलना है। ठीक है, तो कौन आ गया, ताराजय, ताराज आ गया, ताराजय। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे गुरु, यहाँ पे लघु, यानी गुरु गुरु लघु यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछ ले कि तगण में किस प्रकार का नियम होता है तो गुरु गुरु लघु का होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं तय के बाद क्या आ रहा है, रे। तो रे से रगण हो गया। ठीक है, अब रगण में पूछ ले कि क्या आ रहा है तो रे से शुरू कीजिए और आगे 3 तक ले जाइए, 1 2 3। तो ये क्या है, राजभा है, रा जय भा, ये 3 चीजें। अब यहाँ पे क्या है, गुरु लघु और गुरु। जहां कहीं भी यूं कहते कि वहां पे रगड़ होना चाहिए तो इसका मतलब गुरु लघु गुरु होना चाहिए, ये इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रगड़ के बाद आ जाएगा जगन। ठीक है, तो जगन, अब जगन का पता करने के लिए अपने को जय से चलना है 3 वर्णों तक, जय भान न, जय भा न, ये हो जाएगा। अब जय का मतलब लघु, भा का मतलब गुरु और फिर लघु। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जगन जहां पर है वहां पे लघु गुरु लघु होना चाहिए, ये अपने को पता होना चाहिए। बाद में जय के बाद क्या है, भय। तो भय को शुरू करते हैं तो भय से कौन सा गण आ जाएगा, भगण आ जाएगा। अब इसमें भी भय से 3 ले लेते हैं अपन। तो 3 कौन से हैं, भा न से, भा न से, ये आ गया। अब यहाँ पे गुरु लघु लघु, यानी भगण जहां पर भी होगा वहां पे गुरु लघु लघु मात्राएं आनी चाहिए, इस प्रकार से। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे नगण की, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, भय के बाद न आ रहा है तो नगण, नगण। अब नगण की मात्रा देखने के लिए भी अपने को न से 3 तक चलना है। अब न से ल, न से ल, ये 3 आ गए, न से ल। तो ये तीनों ही क्या है, लघु 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 है। तो इस प्रकार से अपने को गण पता होना चाहिए। आपसे कोई भी पूछ ले कि वहां पे छंद के प्रारंभ में नगण आएगा, यानी तीनों। अब मात्राओं के नियम तो होते ही होते हैं, छंद में इसी प्रकार के नियम भी आ जाते हैं। यूं कह देते हैं कि भाई इस छंद में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होनी चाहिए, परंतु अब 26 मात्राएं तो आ जाती है, साथ साथ एक नियम और दिया जाता है कि पहले रगण आना चाहिए। तो इसका मतलब छंद की शुरुआत रगण से होनी चाहिए, यानी शुरू के तीनों वर्ण लघु 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 आने चाहिए, बाद के वर्ण किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। तो इस प्रकार के नियम उसमें और लगा दिए जाते हैं। उसी प्रकार से नगण के बाद कौन आ गया, सगण आ गया। ठीक है, सगण।
अब सगण की मात्राओं की बात करें तो से शुरू कर लीजिए, से ले गा। अब कौन आ गया, से ले गा। अब यहाँ पर देखिए एक, लघु, लघु और गुरु। अब सगण की मात्राएं पूछ ले तो लघु, लघु, गुरु मात्राएं इसमें आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपने को देखना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई गण 8 होते हैं। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उसके बाद है 8। अंत में जो लगा है वो से के लिए बनाया गया है। क्यों? क्योंकि से अगर अकेला पड़ता तो इसके गण की गणना नहीं होती। तो ये लगा जो है ये कोई गण नहीं है, कहीं आप लगन और गगन कर दो, नहीं, ये कोई भी गण नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ से गण की पहचान के लिए बनाया गया सूत्र है। तो इस प्रकार से गणों की पहचान करनी है। कुल 8 गण होंगे और उनमें प्रत्येक का कोई ना कोई लक्षण होगा। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद चलते हैं अपन आगे। देखिए समझ में आ गया, यमा ताराज भानस लगा, ये गणों की संख्या है। और देखिए गणों की गणना आनी चाहिए, कहीं पर कोई भी नियम आ सकता है, परंतु मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आपके ज्यादा छंद नहीं है तो आपको बहुत थोड़ी इनकी गणना करनी पड़ेगी। चिंता मत कीजिए, कहीं आप घबरा गए हो कि अब क्या करें। अब अपन बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रही थी कि भाई यति होनी चाहिए, गति होनी चाहिए, लय होनी चाहिए, लय होनी चाहिए, तुकांतता होनी चाहिए। ये छंदों की प्रमुख विशेषताएं होती है, छंदों के लिए आवश्यक शर्तें होती है। यति का मतलब होता है ठहराव। किसी भी छंद में निश्चित कर दिया जाता है कि भाई इतनी मात्रा के बाद ठहराव होगा। यानी कोई भी छंद है उसमें यूं कह दिया कि 4 चरण है, 4 चरण है, प्रत्येक 13, 11 पर यति है। यानी पहले 13 मात्रा चल के अपने को एक बार रुकना है, फिर 11 मात्राएं चलकर अपने को एक बार रुकना है। तो इस प्रकार से चारों चरणों में यूं कह दिया कि भाई 13, 11 पर यति है। यानी 13, 11, 13, 11 इस प्रकार से कह दिया जाए तो पहला चरण 13 का, दूसरा चरण 11 का, फिर 13 का और फिर 11 का। इस प्रकार से ये 4 चरण है। तो अपने को पहले 13 चलकर फिर ठहराव लेना है, फिर 11 चलकर ठहराव लेना है, फिर 13 चलकर फिर 11 चलकर। तो यति का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। यानी छंद में नियमानुसार अपन एक जगह रुकते हैं ताकि उसका स्पष्ट उच्चारण हो सके, उसका सौंदर्य बना रहे। गति छंद में जो मात्राएं होती है उनके अनुसार निश्चित कर दी जाती है। जैसे अगर अपन 4 चरण है यहाँ पर, तो 4 चरणों में जो 13 मात्राएं हैं तो उनको अपन 13 मात्राओं को तो एक गति में बोलना है, फिर ठहराव लेना है, फिर एक गति में अपने को 11 मात्राएं बोलना है। तो ये एक गति का मतलब होता है कि चलना, अपने को किस गति से चलना है। लय का मतलब होता है उतार चढ़ाव। छंदों में लय का मतलब होता है उतार चढ़ाव। आप जब भी छंदबद्ध रचना को पढ़ेंगे आपको यूं लगेगा कि आप गीत गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लय होगी, उसमें ताल होगी, उसमें पर्याप्त वर्णों को पढ़ते समय उतार चढ़ाव आएगा। तो कभी आप उतरेंगे, कभी आप चढ़ेंगे, तो इसलिए उसमें लयात्मकता मानी जाती है। और लयात्मकता को गीतात्मकता भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि अपने को ऐसे लगेगा कि अपन गीत गा रहे हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं तुकांत की। देखिए ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तुक और अंत। छंदों में तुकांतता अक्सर पाई जाती है, लगभग छंदों में अंत में तुकांतता होती है। क्यों? इसमें देख लीजिए, अंत में ये जो चरण है, 4 चरण है, उसमें अंत में 11-11 मात्राएं होंगी। तो इसमें नियम ये होता है कि अंत में जब 11-11 समान मात्राएं आ रही है
तो उनकी तुक भी समान होनी चाहिए। अब तुकांत यानी अंत की जो तुक है वो समान होनी चाहिए, और अंत की तुक का मतलब होता है अंतिम वर्ण। तो अंतिम वर्ण भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि तुकांतता होनी चाहिए। अब तुकांतता में यदि अपन देखें तो देखिए, एक कबीरदास जी का दोहा है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए। पहली लाइन इतनी है, आपकी सुनी हुई है, इसीलिए इसी के माध्यम से समझा रही हूँ। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोहु खड़े, यहाँ पे यति, काके लागू पाए, फिर यति। अब पाए में दूसरा चरण समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब देखिए, यहाँ पर भी यह यानी ए, और यहाँ पर भी ए, अंत में समान स्वर है, समान स्वर है। और जब समान स्वर है यानी स्वरों की समानता है, तो अपन कह सकते हैं कि अंत में तुक मिल रही है। तो छंदों में, छंदबद्ध रचना में तुकांतता भी आवश्यक मानी जाती है। तुकांत मिलना अत्यंत आवश्यक है। अंत की तुक या अंत का स्वर समान होना आवश्यक माना जाता है। ये क्यों आवश्यक माना जाता है? ताकि गीतात्मकता बनी रहे, लयात्मकता बनी रहे। अब सामान्यतः यदि अपन पहले कुछ और बोल रहे हैं, आगे कुछ और बोल रहे हैं, अब इसमें ही मैं यूं कर दूं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गोविंद दियो बताए बलियारी गुरु आपने, कहीं भी तुकांतता नहीं मिली। तुकांतता नहीं मिली तो इसकी लय भी समाप्त होगी, इसकी गीतात्मकता, इसका रस भी समाप्त हो गया। तो इसके लिए अपने को आवश्यक है कि इनमें तुकांतता बनी रहनी चाहिए। तो यति होगी, गति होगी, लय होगी, तुकांत होगी, ये इसमें छंदों में अत्यंत आवश्यक शर्तें मानी जाती हैं। उसके बाद गण होते हैं 8, वो भी आवश्यक शर्तें हैं। ये अपनों ने समझ लिया। छंदों के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, मात्रिक और वार्णिक, ये भी अपनों ने समझ लिया। अब अपन बढ़ेंगे अपने मेन टॉपिक यानी प्रमुख छंदों की तरफ। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ेंगे छंदों की तरफ। आपके सिलेबस में यदि अपन बात करें छंद कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला छंद दोहा ही है। दोहा छंद चलता है। दोहे छंद की शर्तें यदि बताएं, हाँ एक चीज और मैं पहले क्लियर कर देती हूँ छंदों को शुरू करने से पहले। कहीं कहीं आपको समचरण और विषम चरण इस प्रकार की शब्दावली भी देखने को मिलेगी। समचरण और विषम चरण इस प्रकार की शब्दावली मिलेगी। तो समचरण का मतलब क्या होता है? देखिए, सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं होती है। तो उसी प्रकार से यदि कहीं पर दूसरा और चौथे चरण की बात हो रही हो तो वहां पर उनको समचरण कहा जाएगा। और यदि कहीं पर 1 और 3 यानी पहले और तीसरे चरण की बात हो रही है तो उसे विषम चरण कह दिया जाएगा। अक्सर दोहा छंद को भी अपन पढ़ेंगे ना, दोहा छंद आपके सिलेबस में है, उसमें भी इसी प्रकार की शब्दावली मिलेगी कि विषम चरणों की मात्रा तो इतनी होगी और सम चरणों की मात्रा इतनी होगी। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि सम चरणों की बात हो रही है तो दूसरे और चौथे चरण की बात हो रही है, और विषम चरण की बात हो रही है तो पहले और तीसरे चरण की बात हो रही है। तो इसी के साथ अपनों ने छंदों से संबंधित बेसिक नियम, बेसिक बातें क्लियर की। मिलते हैं अगली क्लास में छंदों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।